हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। अल्टीट्यूड आईएएस के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास कई एक टॉपिक हैं जिस पे हम लोग देखेंगे, टॉपिक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट पेपर से दो टॉपिक लिए हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो पोल रूल में चेंज किए गए हैं उसके रिगार्डिंग चेंज के विषय में है। दूसरा है गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी हो गया है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अ, और भी हमारे पास टॉपिक हैं जैसे वन मैन इनिशिएटिव लाइट्स अप कोलकाता हेरिटेज। तो कोलकाता के हेरिटेज को तो हम सारे टॉपिक पे तो चर्चा नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम वो टॉपिक का जो स्क्रीनशॉट होता है वो हम आपको व्हाट्सएप के जो ग्रुप है हमारा अल्टीट्यूड आईएएस उस पे हम शेयर कर देते हैं, उसको आप पढ़ें। और हम जनरली 7-8 टॉपिक से लेकर के 10 टॉपिक तक डालते हैं, उसको आप पढ़ें जरूर और अपने से भी उसमें से जानने की कोशिश करें। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे टॉपिक का न्यूज एनालिसिस किया जा सके, तो हम लोग कोशिश करते हैं 5 टॉपिक ऑलमोस्ट जो अच्छा हो और जिससे प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की संभावना हो, वो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। और इसीलिए इस जो इनिशिएटिव है इसका नाम है PYQ टू MCQ। हम लोग इसमें आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस बताते हैं और ये भी बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और फिर आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आगे हम देखते हैं हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक का, उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है आज वाले में। न्यूक्लियर डील जो है, यूएस जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया है एंटिटीज पर से, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और 2008 का जो न्यूक्लियर डील है वो हम लोग देखेंगे। और भी टॉपिक है हमारा जैसे नेवी से रिलेटेड है, लद्दाख से रिलेटेड है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो हम लोग चर्चा में आज हमने रखा है। और इस तरीके से ट्राई का भी एक इशू है, लेकिन हमने उसको आज चर्चा में नहीं रखा है कि अगर दोबारा आता है तो हम उसको जरूर से जरूर चर्चा में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पेज नंबर 1 से, गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी। जो यूएस और हमास के बीच में ये जो डील है, ये जो अभी वॉर चल रहा था उस वॉर को रोकने के लिए ये डील करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इजराइल प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू सेज फाइनल डील जो है स्टिल बीइंग इग्नोर्ड आउट, ये इनका मानना है। लेकिन जो डील साइन हो रहा है और इस डील से चीजें निकल आ रही है वो आप देखिए। जो सीज फायर एग्रीमेंट जो हो रहा है उसके अंतर्गत इसराइल और हमास ने 6 सप्ताह के संघर्ष विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता पर सहमति जताई है। हॉस्टेज इसके तहत जो है बंधक जो हैं उनकी रिहाई, यानी कि समझौते के तहत हमास द्वारा बंधकों को चरणबद्ध रिहाई होगी। इसराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी को भी रिहा करेंगे। मध्यस्थता की अगर बात करें तो यह मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र और कतर के द्वारा किया गया है। तो इसमें हम लोगों को क्या मतलब, हमारा क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इससे पहले आप देखेंगे 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है, दो राज्य समाधान, ये चर्चा में रहा है। ये किस संदर्भ में यह चर्चा में रहा है? तो इसका जो संदर्भ है वो इजराइल का संदर्भ है। और दो राज्य समाधान इजराइल फिलिस्तीन जो है संघर्ष के प्रस्तावित समाधान को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए दो अलग अलग राज्यों की, यानी कि दो अलग अलग देश की बात की जा रही है। हमेशा से पहले शुरुआत में फिलिस्तीन बोल रहा था कि हम इजराइल नहीं रहने देंगे, और अब जो है इजराइल इस कोशिश में लगा हुआ है कि ऑलमोस्ट फिलिस्तीन का तकरीबन 60 to 70% एरिया आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इजराइल ने कवर कर रखा है, एटलीस्ट 60% तो कवर कर ही रखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि दो स्टेट यानी दो राज्य बनने चाहिए। इसके तहत अगर आपकी एग्रीमेंट की एलिमेंट्स की बात करें तो यह समाधान जो है इजराइल के एक यहूदी राज्य और फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों के लिए एक राज्य के रूप में परिकल्पित करता है, जो 1967 से पहले की सीमा और आपसी सहमति से भूमि की अदला बदली पर आधारित होगी। यह शब्द अक्सर समाचारों में रहता है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादों को हल करने के लिए चल रही वार्ता, संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का ये हिस्सा रहा है। बैकग्राउंड में अगर देखें
तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो है 20वीं सदी के मध्य का है, जो एक ही क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी दावों में नहीं थे। यानी कि इजराइल बोल रहा है कि ये हमारा एरिया है, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि ये एरिया जो है हमारा होना चाहिए और ये हमारा स्टेट होना चाहिए। चुनौतियां इसके तहत देखिए तो सीमाओं, सुरक्षा, यरूशलेम की जो स्थिति है, शरणार्थियों के अधिकार पर विवाद अभी भी अनसुलझे पड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं जो है लगातार दो राज्य समाधान को शांति के लिए सबसे व्यवहार्य ढांचा मानती है। अगर हमने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की काफी प्रायिकता बनी रहती है। तो देखिए ये लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। सो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी अक्सर समाचार में रहते हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप आर ऑफन इन न्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड? इसका लोकेशन आपको देखना है। वेस्ट बैंक जो है यूफ्रेट्स नदी के किनारे, गाजा पट्टी फारस की खाड़ी के पास। तो अगर आप फारस की खाड़ी के पास देखेंगे ना, तो गाजा पट्टी आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप गाजा पट्टी को भूमध्य सागर के किनारे ढूंढेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, जबकि और में अगर आप देखें केवल गाजा पट्टी भी आपको आइडिया है तो ये आप आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कि वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन नदी के पश्चिम में है और गाजा पट्टी जो है भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। तो सेकंड हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के हम आपको लोकेशन ही दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में यह काफी आसानी हो। इसको डिटेल्स में पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। सो ये देखिए, ये आप पूरा देख पा रहे हैं। ये आप देखिए ऑलमोस्ट आप देखें तो 70% क्या 70% से भी ज्यादा एरिया ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इजराइल ने कवर कर रखा है। और ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है। कई बार लोगों को ये इशू होती है, लोग ये समझते हैं कि ये जो साइड में है वेस्ट, ये जो मेडिटेरियन सी के साइड में है जो गाजा स्ट्रिप, इसको ये लोग ज्यादातर वेस्ट बैंक समझ लेते हैं कंफ्यूजन के कारण। और ये जो वेस्ट बैंक है इसको लोग गाजा पट्टी मान लेते हैं। ऑलमोस्ट 70 टू 80 पर 75% के आसपास का एरिया इजराइल के कवर में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब अगर आप इसको समझे तो गाजा स्ट्रिप जो है वो भूमध्य सागर के किनारे पड़ता है, जबकि वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन नदी के पीछे, और जॉर्डन नदी के कारण ही इस एरिया को जॉर्डन नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। सो समझ लीजिए, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जो वेस्ट बैंक है यह एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, और जॉर्डन इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में इजराइल और पूर्व में जॉर्डन की सीमाएं हैं। गाजा स्ट्रिप की अगर बात करें तो यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक संकीर्ण तटीय क्षेत्र है जिसके उत्तर और पूर्व में इजराइल तथा दक्षिण और पश्चिम में मिस्र स्थित है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने की प्रायिकता हमेशा बनी हुई है। तो ये आपने लोकेशन ऑलरेडी देख लिया है। डिटेल आप पढ़ना चाहें तो आप नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं अल्टीट्यूड आईएएस व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से आप जान सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का तो आप नंबर लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप यहाँ जाकर ऑलरेडी इसमें मुझे लगता है दिया हुआ है, ये जो नंबर है ना, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स जो हैं मिलते रहेंगे। सो हमारा अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इलेक्शन रूल को जो चेंज किया गया है उसके संदर्भ में। और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जय राम रमेश द्वारा जो याचिका दायर की गई थी कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है जिसमें 1961 के चुनाव नियम में हालिया संशोधनों को चुनौती दी गई है। सो अमेंडमेंट रूल 1993 में किया गया है। नियम 93 में संशोधन के तहत जनता की चुनाव संबंधी दस्तावेज जैसे सीसीटीवी फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉर्म 17 तक जो है पहुंच को सीमित कर दिया गया है। पहले नियम 93 के तहत जनता को चुनावी दस्तावेजों तक असीमित पहुंच थी और इस पहुंच को यानी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है कम कर दिया गया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है कि 17 तक जो पहुंच है या कंस्टिट्यूएंसी वाइज वो डिटेल्स जो है अगर दिया जाए तो क्या समस्यात्मक हो सकती हैं, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। सो हम लोग चलिए इस संदर्भ में समझते हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और पब्लिक एक्सेस टू जो इलेक्शन इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। सो की फीचर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1963 को अगर देखें तो फ्रेमिंग ऑफ रूल जो है ये कहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए ये नियम 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत हैं। और इलेक्शन जो है क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और नामांकन, जांच और परिणाम घोषणा सहित सभी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए ये रूल्स लागू होते हैं। इसके तहत उम्मीदवारों की जानकारी जैसे हलफनामा, संपत्ति, देनदारी और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक जो है उपलब्ध कराया जाता है सार्वजनिक डोमेन में। वोटिंग और काउंटिंग रूल्स जो हैं इसके लिए गोपनीय मतदान और इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, और इलेक्शन का जो ऑब्जर्वर्स है, चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, और जो रिपोर्ट है ये उनकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को उपलब्ध की जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स जो हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है इलेक्शन इंफॉर्मेशन को लेकर के, वो क्या है, तो अगर आप देखें तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को चुनाव संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है, जो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की बात करता है। जबकि आरटीआई की अगर बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी की विषय में बात करता है, और ये जो है चुनाव से संबंधित जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच की भी बात इसके तहत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में उम्मीदवारों के हलफनामे, आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। अगर अदर रूल्स की अगर हम बात करें तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव के दौरान आचरण लागू करने के लिए आचार संहिता का प्रावधान है, और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश यह पालन करता है। उसी प्रकार डिस्क्लोजर रूल्स आप देख लें, उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारी का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक को ग्रांट होनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो है अपनी समझ के आधार पे सही पर्सन को चुनने की कोशिश कर सके। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग है उसको भी ट्रांसपेरेंट करने की बात कही जाती है अदर रूल्स जो है एक्सचेंजिंग पब्लिक एक्सेस के तहत। सो राजनीतिक दलों के दान और खर्च को का विवरण घोषित किया जाना चाहिए, ये भी मैंडेट है। हालांकि इस विषय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये सारे मैंडेट किए गए हैं। सो आपके समक्ष ये क्वेश्चन एक दिया जा रहा है, इसको पढ़िए। सो भारत में चुनाव से संबंधित जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच किन कारकों द्वारा निर्धारित होती है, किन कारकों से निर्धारित होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, निर्वाचन नियम यानी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, और न्यायिक उदाहरण। तो हमने क्या क्या चीजें देखी है? सूचना के अधिकार के तहत तो बिल्कुल रूप से सूचना होनी चाहिए। निर्वाचन नियम 1961 के तहत भी आपने देखा कि कौन कौन सी सूचनाएं जो पब्लिक को प्राप्त होनी चाहिए। न्यायिक उदाहरण के तहत भी सूचनाओं की पहुंच दी गई है, और अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की बात की गई है, जिसमें पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने, रिजल्ट घोषित करने की बात की गई है। तो ये सारे जो जितने भी प्रावधान हैं ये सारे इफेक्ट करते हैं किस चीज को, कि सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए सूचना इलेक्शन के बारे में। सो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपने देखा है अभी इलेक्शन के लिए 324 आर्टिकल के तहत जो है चुनाव में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। चुनाव के लिए चुनाव का जो जानकारी है वो एक्ट 2005 है, सूचना अधिकार अधिनियम, इसके तहत भी चुनाव आयोग उत्तरदायी होता है सार्वजनिक सूचना के लिए। उसी तरीके से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है, निर्वाचन नियम 1961, इसके तहत भी तो उम्मीदवारों के जानकारी जो है, मतदान प्रक्रिया और चुनाव परिणाम में पारदर्शिता की बात की गई है। और साथ ही साथ जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, न्यायिक उदाहरण है, उसमें भी उम्मीदवारों के हलफनामे और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के आदेश दिए गए हैं। अगर आप देखें तो इस प्रकार से चुनाव संबंधी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाती है,
और संवैधानिक प्रावधानों, विधायी नियमों और न्यायिक निर्देशों का संयोजन चुनावी पारदर्शिता के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित करता है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता महत्वपूर्ण है और जागरूकता के लिए सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सेकेंड टॉपिक आपका खत्म होता है। पेज नंबर 3 पे आपने देखा होगा नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में स्थित है, उसमें ये बताया गया है कि जो हिरण है, डियर है, मतलब आप ये समझ लो कि शिकार करने वाला और शिकारी दोनों का जो अनुपात होना चाहिए, एक संतुलन अनुपात बना हुआ है नागरहोल के तहत। सो नागरहोल टाइगर रिजर्व में शिकार और शिकारी का एक संतुलन बना हुआ है। कर्नाटक, ये नागरहोल जो है कर्नाटक में स्थित है और ये अपनी समृद्ध जैव विविधता और शिकारी शिकार संतुलन, ध्यान दीजिएगा बार बार, शिकारी शिकार संतुलन, अगर शिकार कम हो जाएगा तो भी शिकारी का जो है नंबर गिरेगा और शिकारी का नंबर अगर गिरेगा तो शिकार ज्यादा हो जाएगा, तो एक संतुलन बना नहीं रहेगा। इसी संतुलन के विषय में कर्नाटक का जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, इसकी चर्चा हमें की गई है और ये जो है पश्चिम घाट का जो है वन्य जीव आवास है, प्रमुख वन्य जीव आवास है। इसके तहत अगर आप प्रजाति की बात करें तो मांसाहारी में बाघ, तेंदुआ, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है वो, स्लॉथ बियर यानी भालू भी हैं, और शाकाहारी के तहत स्पॉट डियर, चीतल जिसको बोलते हैं, हाथी, जंगली बैल, सांबर और चौंघिया, वानर, लंगूर, ये सारे भी स्थित हैं। चीतल की संख्या अगर देखें, स्पॉटेड डियर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में जो प्रति वर्ग किलोमीटर है 28 चीतल हैं, जो स्वस्थ शिकार आधार को दर्शाता है और इस संख्या में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है। वही अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 2023 का जो डेटा है उसके हिसाब से 142 टाइगर वहां पाए जाते हैं नागरहोल में, और नागरहोल जो है थर्ड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन वाला जो है रिजर्व है, यानी कि 142 बाघ के साथ यह तीसरी बड़ी बाघ आबादी वाला रिजर्व बनता है। शिकारी शिकार संतुलन के अगर कारण की बात करें तो घास और भोजन की प्रचुरता यहाँ पे व्यापक मात्रा में देखने को मिलती है, तो भोजन की उपलब्धता के कारण शिकारी और शिकार की संख्या में वृद्धि होती है। अगर हम भूभाग की बात करें तो विविध भूभाग है, यहाँ पे रिजर्व में विविध वन प्रकार पाए जाते हैं, जो प्रजातियों को समर्थन, एक प्रजाति विविधता को समर्थन प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में आपके सामने क्वेश्चन है, नागरहोल टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करें। नागरहोल टाइगर रिजर्व अपनी शिकारी शिकार संतुलन के लिए जाना जाता है, जिसको अभी आपने पढ़ा है। यह पश्चिम घाट का हिस्सा है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको मान के चलिए कि यह पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपको ये डेटा पता होगा या नहीं होगा, ये माइट चांसेस है कि डेटा पता हो भी लेकिन डेटा न भी पता हो। अगला हम देखते हैं 2023 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरहोल सबसे अधिक दो बात है यहाँ पे। एक तो सबसे अधिक, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क देता है कि क्या आपको आइडिया है, ये इंडिकेटिंग वर्ड्स जो आपको बताता है कि क्या आपको सच में आइडिया है कि ये 1 नंबर पे है। और ज्यादातर जो इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, उसके जो वाक्य होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगर ये स्थिति आपको आइडिया है फिर तो ये सही हो जाएगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें 2023 का जो नागरहोल का रेशियो है वो थर्ड, हमने पढ़ा था अभी, थर्ड पोजीशन में है, तो थर्ड हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन को हम काट दें तो सेकंड ऑप्शन तो सही है ही और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, तो ऐसे में ए आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। सो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है ये नागरहोल टाइगर रिजर्व, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तहत भी आता है। सो स्टेटमेंट 1, नागरहोल टाइगर रिजर्व अपनी शिकारी शिकार संतुलन के लिए जाना जाता है और ये जो है रिजर्व पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता इसे प्राप्त है। 2023 की जनगणना के अनुसार नागरहोल टाइगर रिजर्व में 142 बाघ हैं, जो भारत की तीसरी सबसे अधिक बाघ जनसंख्या के बारे में बताता है। डेंसिटी की बात करें, हाईएस्ट टाइगर जो पाए जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, यहाँ 2023 के अनुसार से 260 बाघ पाए गए हैं, जो अपने आप में इंडिया का सबसे डेंस टाइगर पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पाया गया, फिर जिम कॉर्बेट के अंतर्गत।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटका में है और यहाँ 2023 के अनुसार से 173 यानी कि सेकंड स्थान पे है। वही नागरहोल कर्नाटक की बात करें तो 142 टाइगर हैं और ये 2023 के अनुसार से जो है थर्ड स्थान प्राप्त है इसे। अगला हमारा टॉपिक है जो 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी जो है नो मोर ऑन यूएस रिस्ट्रिक्शन लिस्ट, यानी यूएस रिस्ट्रिक्शन लिस्ट जो था उसमें से 3 जो न्यूक्लियर एंटिटी हैं उसको बाहर कर दिया गया है। तो अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाए हैं। ये एंटिटीज रिमूव्ड फ्रॉम यूएस एंटिटीज लिस्ट। ये हैं ब्रैक यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि IGCAR, और इंडियन रेयर अर्थ। ये थर्ड संस्था है जिसे जो यूएस का यूएस का जो रिस्ट्रिक्शन लिस्ट था उससे यूएस ने बाहर कर दिया है। पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना और साझा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इसके अगर महत्व की बात करें तो नागरिक परमाणु सहयोग जो है 2008 में हुआ था। भारत अमेरिका परमाणु समझौते को ये पुनर्जीवित करने और भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। 2008 का न्यूक्लियर डील अगर हम देखें, एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी की विशेषता देख लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग को सुगम बनाने के लिए है ये, और भारत की सिविल और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने पर आधारित है ये। और साथ ही साथ अमेरिकी कांग्रेस और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है की मंजूरी के बाद ये 2008 का जो परमाणु समझौता था ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। मेजर प्रोविजंस की बात करें तो भारत ने अपनी परमाणु सुविधाओं को सिविल और सैन्य के रूप में वर्गीकृत करने पर सहमति जताई थी इसके तहत, और 14 रिएक्टर सिविल उपयोग के लिए निर्धारित हैं और IAEA सुरक्षा के तहत रखे गए हैं। अगर हम परमाणु तकनीक की पहुंच तक बात करें तो भारत और अमेरिका परमाणु तकनीक और ईंधन पर पहुंच की अनुमति देता है ये न्यूक्लियर डील, और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से यूरेनियम खरीदने की भी सुविधा इसके तहत प्राप्त हुई है। और प्रसार प्रतिबद्धता की बात करें तो भारत ने परमाणु प्रसार पर जो है प्रतिबद्धता तो जताई है और संवेदनशील तकनीक को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने न करने पर आश्वासन भी दिया था इसके तहत। इसका अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो भारत को परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG से छूट मिली है और यह छूट बिना NPT पर हस्ताक्षर किए हासिल हुई है। इस संदर्भ में हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में किया गया था। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, एजेंसी जो है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, ऑर्गन है। तो ये सही हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की ही बात करता है, यानी कि ये युद्ध वगैरह के विषय में बात नहीं करता। परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने की बात करता है और परमाणु सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना इसका जो है उद्देश्य है। परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को रोक लगाने और परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण भी इसके तहत किया जाता है। अप्रसार संधियों का अनुपालन भी यह सुनिश्चित करता है। अगर आप परमाणु कोऑपरेशन की बात करें, टेक्निकल कोऑपरेशन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के शांति उपयोग के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी भी प्रदान की जाती है इसके तहत, और स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा में परमाणु अनुप्रयोग का यह समर्थन करता है। न्यूक्लियर सेफ्टी की अगर बात करें तो परमाणु संचालन के लिए सुरक्षा का मानक भी स्थापित करता है और साथ ही साथ आपात स्थितियों में सहायता भी प्रदान करता है। इसके तहत परमाणु प्रौद्योगिकी पर नवाचार को ये बढ़ावा भी देता है। इसके तहत अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो 2023 में 177 सदस्य देश हैं जो इसके उद्देश्यों से सहमत हैं। इंडिया ने 1957 में ही इसे ज्वाइन किया था और 2008 में न्यूक्लियर समझौतों के बाद भारत के नागरिक रिएक्टर को AIEA की सुरक्षा अधीन रखा गया। मतलब एक बात तो साबित है कि व्यक्ति या संस्था जो है, देश है, AIEA का मेंबर तो हो सकता है, लेकिन AI का मेंबर होते ही ऐसा नहीं है कि वो उसके नागरिक रिएक्टर या रिएक्टर्स जो हैं AIEA के सेफगार्ड के अंतर्गत आ जाते हैं।
क्योंकि इस संदर्भ में यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसको आप देखिए। भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या प्रभाव होगा? नागरिक परमाणु रिएक्टर इसके सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे, सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान निरीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे, और देश को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी से यूरेनियम खरीदने का अधिकार मिलेगा। देश स्वचालित रूप से एनएसजी का सदस्य बन जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि नागरिक जो परमाणु रिएक्टर हैं वो इसके सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, नागरिक परमाणु रिएक्टर एआईईए सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो मिलिट्री वाला है वो बाय डिफॉल्ट, ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये कोई बहुत ज्यादा जानकारी का विषय नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये सैन्य परमाणु के विषय में कोई भी कंडक्ट नहीं करता, बल्कि जो आप कह सकते हो एनर्जी के लिए जो एनर्जी का विषय है, एनर्जी के विषय को ही देखता है। और अगर सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान, सवाल बस इतना ही है ना कि आप सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही तो जानकारी प्राप्त करना है। तो अगर इसके अंतर्गत सैन्य प्रतिष्ठान भी आ ही जाएंगे निरीक्षण, अगर सारे प्रतिष्ठान आ जाएंगे तो फिर तो सैन्य प्रतिष्ठान की भी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत केवल नागरिक परमाणु रिएक्टर ही एआईईए के सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, एनएसजी का इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि जो की गई है यह सुनिश्चित करता है कि भारत के नागरिक परमाणु रिएक्टर जो है एआईए की सुरक्षा के तहत आ जाएंगे और इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसको इसके तहत रखा गया है अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश एआईए का सदस्य बन गया तो उसके परमाणु रिएक्टर, सारे परमाणु रिएक्टर इसके निरीक्षण में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत की जो सैन्य परमाणु सुविधा है एआईए के सुरक्षा दायरे से बाहर रखी गई है, जैसे कि 2008 के भारत अमेरिकी नागरिक परमाणु समझौते के दौरान तय किया गया था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपको देखना है कि अमेरिका द्वारा भारत के 3 परमाणु संस्थान पर प्रतिबंध हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अमेरिका की प्रतिबंध सूची से हटाई गई संस्थाओं में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ शामिल हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच सैन्य परमाणु सहयोग, ध्यान दीजिएगा, सैन्य परमाणु सहयोग की बात ही नहीं की जा रही है। तो सेकेंड नंबर, क्योंकि ये जो है 2008 या कोई भी समझौता होता है तो 99.9% सैन्य परमाणु सहयोग का समझौता नहीं होता है, बल्कि 99.9% केसेस में जो सिविल न्यूक्लियर डील है, और ये इसका नाम भी सिविल न्यूक्लियर डील है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सैन्य परमाणु सहयोग किया गया। तो अगर आप इसके नाम को अगर आप देखें या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है अपने आप ही गलत हो जाता है। इसके हिसाब से देखें तो थर्ड तो बाय डिफॉल्ट ही सही है। फर्स्ट को देखते हैं, थर्ड देख लीजिए, यह कदम 2008 के परमाणु भारत अमेरिकी परमाणु नागरिक परमाणु समझौते के उद्देश्य के अनुरूप है, बिल्कुल सही है। और ये जो है प्रतिबंध हटाई गई है, ये अभी आपने देखा था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ शामिल। देखो जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है ना, बस इतना आपको अगर ध्यान रह जाता है, अगर इतना भी आप ध्यान, तो उसमें सारी बातें आपको रटनी नहीं है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें जितनी बातें लिखी गई है सारी बातों को रटने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसका हेडिंग वो मिस कर जाते हैं इस चक्कर में। तो आपको अगर हेडिंग प्राप्त हो, पता हो, और इसका अगर बेसिक थीम अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपके आंसर जो हैं ऐसे भी सही हो जाएंगे। और कुछ हद तक आप जैसे सैन्य परमाणु सहयोग यहाँ पे दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ही ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ था वो सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर के होता है, यह सबसे फर्स्ट लाइन है इसका। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा ए जो है सही आंसर हो जाता है इसका। 3 संस्थाओं को हटाया गया था लिस्ट में से, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ जो है उनको भी इससे हटाया गया है। तो ये जो इस कदम का मुख्य उद्देश्य नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि सैन्य परमाणु सहयोग को। बाकी आप
पहले ही स्टडी कर चुके हैं और इसको आप नोट्स को स्टडी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन बातों को समझ सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है जो 9 नंबर पेज पे है, इसको हमने लिया है। ये संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल कैचिंग अप विद प्राइवेट वन इन 2024। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, यूडीआईएसई के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जो ये बताता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी हद तक ठीक हो रहा है। तो चलिए इसके संबंध में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं, शॉर्ट जानकारी। सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचा जो है निजी स्कूल के बराबर या बेहतर होता जा रहा है, और ये जानकारी जो प्राप्त होती है हमें यूडीआईएसई प्लस के रिपोर्ट के द्वारा, जो क्या करती है गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रिवील करती है। फैसिलिटीज जो हैं सच एज इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, रैंप्स, लाइब्रेरी इन गवर्नमेंट स्कूल आर नाउ कंपेरेबल टू प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल की जानकारी प्राप्त करती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल की, और उसको कंपेयर करती हैं और फिर उसके संबंध में डेटा जारी करती है। तो चलिए इसके की हाइलाइट्स हम देखते हैं। तो सरकारी स्कूल में बिजली की उपलब्धता दोगुनी यानी 45% से 90% हो गई है, जबकि कंप्यूटर की उपलब्धता 3 गुनी हुई है जो पहले की तुलना में। ग्रामीण और शहरी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण स्कूल में शहरी स्कूल के बराबर बुनियादी ढांचा हासिल की है, जबकि रैंप और चिकित्सीय जांच में ग्रामीण स्कूल जो है आगे है। स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने बिजली और शौचालय में सुधार किया है, लेकिन कंप्यूटर की उपलब्धता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। कंप्यूटर रिमेन्स चैलेंज। देखिए बिहार में 12% है, वेस्ट बंगाल में 19% है और उत्तर प्रदेश में 29% है। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल की अगर जानकारी ली जाए तो निजी स्कूल कंप्यूटर और इंटरनेट में आगे है, जबकि सरकारी स्कूल रैंप और बुनियादी सुविधाओं में निजी स्कूल से कहीं ज्यादा आगे है। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूडीआईएसई प्लस के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये यूडीआईएसई जो है भारत में व्यापक स्कूल डेटा प्लेटफॉर्म है, और इसे 2018-19 में स्कूल डेटा संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि डिजिटाइज अगर कर दिया जाएगा तो आम व्यक्ति को भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। स्कूल में डेटा संग्रह और निगरानी तंत्र को मजबूत करना, सटीक समय और विस्तृत शैक्षणिक आंकड़े प्रदान करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। फीचर्स अगर आप देखें तो ये क्या क्या करता है, रियल टाइम डेटा का कलेक्शन करता है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय समय पर सटीक डाटा सुनिश्चित करता है। जो कम्प्रिहेंसिव कवरेज ये प्रदान करता है, जैसे सभी मान्यता प्राप्त स्कूल चाहे वो सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या निजी संस्थान हो, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। स्कूल में परफॉर्मेंस देख लीजिए। स्कूल में नामांकन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर भी नजर रखता है। डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाता है इसके तहत, ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके, और समग्र शिक्षा जैसे सरकारी योजनाओं से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आप पढ़ें और उसका एनालिसिस करें, आंसर करें। सो क्वेश्चन है यूडीआईएसई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूडीआईएसई प्लस को 2018-19 में ईयर को तो छोड़ दीजिए, स्कूल डेटा संग्रह प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया। तो अभी आपने पढ़ा था कि डिजिटाइज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था ताकि सूचना की पहुंच जो है आम जनता तक हो सके। यह केवल भारत के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल को कवर नहीं करता। आप देखो, अगर केवल सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूल को कवर करेगा तो निजी संस्थान के साथ कैसे कंपेयर करेगा, और कंपेयर नहीं करेगा तो आपके पास जो हेडिंग है सबसे ऊपर, तो कम ये बात आप समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी के होते हैं वो कॉमन सेंस आधारित होते हैं, और आप सूचना रटते रह जाते हो और आंसर बन नहीं पाता। अब यहाँ पे केवल लगाओ तो कुछ लोग कहेंगे कि केवल होने के कारण गलत है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ। अब जो है चीजें स्टेटमेंट बेस्ड हो गई है। अब पहले की तुलना में केवल इंडिकेटिंग वर्ड्स के आधार पर अगर आप काटोगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, जबकि इसका अगर पूरा अगर आप
थीम समझने की कोशिश करोगे तो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल का अगर डेटा कवर करेगा, निजी का नहीं करेगा, तो निजी के साथ जो कंपेयर करके आपको डेटा दिया जा रहा है वो कैसे आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पे आप देखें तो सेकंड नंबर ये कट जाता है, सेकंड नंबर कट जाता है तो 2 तो 3 निकल गए ऑलरेडी, हमारा आंसर जो है क्लियर हो चुका है। यूडीआईएससी शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपने देखा, अभी हमने इसको स्टडी भी किया था। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूडीआईएससी को 2018-19 में भारत में स्कूली शिक्षा डेटा को समय-समय पर सटीक रूप से एकत्र करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करने के लिए किया गया है। सेकेंड वाला जो है सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल भी शामिल हैं। ये जो है शिक्षा समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के साथ शिक्षा परिणामों की निगरानी और सुधार के लिए भी ये जुड़ा हुआ है। पर्पस अगर देखें तो यूडीआईएससी का उद्देश्य सरकारी जो स्कूल हैं, स्कूल शिक्षा के लिए डेटा संग्रह और निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल भी शामिल हैं। बेहतर निगरानी और योजना के लिए समग्र शिक्षा जैसी सरकारी पहल से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम इतना ही देखते हैं। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।